साथियों नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है और अपडेट इस मायने में है कि ऑफिशियली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैलेंडर को अपडेट किया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जिसका सबसे ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, वो है 69th बीपीएससी का। वैसे तो चेयरमैन सर ने कह दिया था कि हम 30 सितंबर का जो डेट है वो फिक्स किया गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में 15 नवंबर को रिजल्ट यानी करीब 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली बात यह है कि आप यहां देखेंगे तो मेंस के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है, यानी अक्टूबर और नवंबर, 8 दिन तो हटा ही दीजिए। मान के मतलब कि 68 डेज, या कह सकते हैं कि अगर 31 वगैरह को ले सकते हैं तो मान के चलिए, राउंड में हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70 डेज ही मेंस के लिए आपको दिए गए हैं। तो मुझे लगता है ये टाइम काफी कम है, बट कम उस 2 महीने उनके लिए है जो उन्हीं 2 महीनों में सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं। अभी आपके पास पूरा टाइम है। मैं कहूंगा कि आप अभी से मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। और चेयरमैन सर ने भी ट्वीट किया था कि अगर वो स्टूडेंट होते तो क्या करते, और मेरा भी यही ओपिनियन है कि अभी आपको मेंस का ही प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब 2-3 महीना प्रीलिम्स बचेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रीलिम्स कमजोर है तो आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, बट मुझे लगता है द मेजर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी डिवोटेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे बहुत इस बार ना एक नया इन्होंने इंक्लूड किया है, टीबीडी। मुझे लगता है इसका मतलब होगा टू बी डिसाइडेड। यहाँ पे लिखा भी है टीबीडी, टू बी डिसाइडेड। ओके, या मुझे लग रहा था टू बी डिक्लेयर्ड या टू बी डिसाइडेड होगा। एनीवे, टू बी डिसाइडेड है, साफ साफ लिखा है। तो ये 67th और 68th के केस में भी हम देखेंगे इसी तरह की बातें हैं कि कब रिटर्न का मेंस का रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू कब से कब तक होंगे, और फाइनल रिजल्ट जो पिछली जो कैलेंडर्स थी उनमें इन्होंने साफ साफ लिखा था, बट इस बार नहीं लिखा है। और कारण यही है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स मिल पाना इज नॉट एन ईजी टास्क, और खासकर जब कंप्यूटर पे चेक हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो पूरी दावे के साथ कह पाना कि हाँ हम इस दिन रिजल्ट निकाल देंगे, तो बार बार इनको डेट को अपडेट करना पड़ रहा होगा। दैट इज वाई इन्होंने सोचा होगा कि ठीक है हम इसे बाद में डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अब 69 तो हमने देख लिया। हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंस को लेकर के भी। 68 मेंस को लेकर के भी कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, तो कंबाइन करके हम बात कर लेंगे। नाउ 68 बीपीएससी का आप देखिए, यहाँ भी टीबीडी कर दिया गया है, टू बी डिसाइडेड, कि मेंस का रिजल्ट, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट कब आएगा नहीं है। 67th का लेकर के बहुत लोगों को अभी ये हो रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, 14 मई कहा गया था, बट हमने आपको बोला था कि जुलाई से पहले आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि चेयरमैन सर ने भी कहा था कि मई और जून के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को, जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तो अरेंज करेंगे और उस समय कॉपियां जांचूंगी, तो मिनिमम आप जुलाई मान करके चलिए। तो इसमें भी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। सीडीपीओ के लिए भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भर्ती है वो आपको दिख रहा होगा प्रधान शिक्षक का। तो अभी इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंट अवेटेड। तो क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, मुझे लगता है सारी वही चीज़ें होंगी जो आप पढ़ते हैं, वही रीजनिंग होगा, जीके होगा, इन सब चीज़ों को। तो ये वैकेंसी काफ़ी, और यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑडिटर के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई खास नहीं है। टीबीडी, टू बी डिसाइडेड, लेटर कर दिया गया है इसमें। नाउ कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 69th बीपीएससी या 68th बीपीएससी आप कोई भी दे रहे हो, तो मुझे लगता है अभी आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, वो मेंस के लिए होना चाहिए। मेंस के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 पे आपका होना चाहिए इस बार एस्से पेपर। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज जो इसमें मार्क्स का वेरिएशन होगा, किसी को 80 भी मिलेगा और किसी को 160-70 भी मिलेगा, इस तरह के मार्क्स के वेरिएशन होंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है, तो आपको मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि एस्से लिखना कैसे है, इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स रफ कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, कोटेशंस कैसे यूज करनी है, स्टोरी कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों पे बात किया है ना। चलो वो तो हो गया कि ठीक है आपने खाका बता दिया, बट एक्चुअल एस्से हम कहाँ से लिखें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। सी, एट द आउटसेट मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि डोंट स्टार्ट कि डायरेक्टली आप यूपीएससी का जो फिलोसॉफिकल टाइप ऐसे होता है वो लिखना, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे स्कूल
या फिर अगर स्कूल आपको लगता है कि नहीं उतना नीचे लेवल का नहीं जाएंगे, तो आप कॉलेज लेवल में जो आपको एस्से लिखने को दिया जाता था तो उन एस्सेज को आप लिखिए। अब मेरा मतलब क्या है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा कॉलेज में तो हमसे एस्से लिखवाया नहीं गया, तो किस एस्से की बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि वैसे एस्से जो थोड़ा सा रैशनल आउटलुक डिमांड करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल आउटलुक डिमांड करते हैं, अदर क्या इरैशनल होते हैं? नो। जैसे स्कूल वगैरह में एस्से आपने देखा होगा ना, तो इसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे छोटे आप रहे होंगे तो सबसे शुरुआत में आपको कहा गया होगा कि गाय पे एस्से लिखो, तो आप कैसे लिखते थे कि काउ इज ए 4 फुटेड एनिमल, इसके 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं। तो वो चीज़ें तो अब नहीं चलेंगी, उससे थोड़ा ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आज अगर गाय पे आपको लिखने को कहा जाए तो आप अलग ही एक डायमेंशन करेंगे। गाय को क्या करेंगे, मतलब उसी एस्से को देखिए ना, आप इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बताएंगे, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डेयरी खासकर इसमें बताएंगे, आप मल्टी डिमेंशनल चीज़ों से इसको जोड़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, ठीक है। इसमें आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करेंगे क्योंकि कौन गाय रखता है आपको ही पता है, ठीक है। तो मल्टीपल डायमेंशंस मैं कह सकता हूं कि आज जो उस समय आप लिखते थे कि 2 कान होता है, 2 आंख होता है, वो ना लिख करके आप थोड़ा सा ये वाला फैक्टर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। नाउ एक और एस्से होता है जो इमेजिनेटिव एस्से, जो चेयरमैन सर ने कहा था कि हम ऐसे ऐसे देंगे जिस पे आपको खुद सोचना होगा, कोई किताब की मदद ना लेंगे आप। तो इसमें था कि व्हाट इफ आई वेयर द सीएम ऑफ बिहार, अगर यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता। तो स्टार्ट कीजिए ना कि बिहार की बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं क्या, नॉट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि प्रॉब्लम्स हैं क्या इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर आप उसको कुछ तो सोच रहे होंगे ना आपकी बिहार में क्या समस्याएं हैं, उसके बाद उसकी सोल्यूशन की आप बात करेंगे। और जिन फ्रेमवर्क का जहाँ तक सवाल है तो फ्रेमवर्क हमने आपको उसमें बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको कीजिए। नाउ नंबर 2 पे जो मैं प्रायोरिटी रखूंगा वो रखूंगा GS1 को, क्योंकि इसमें भी मार्क्स का वेरिएशन ज़्यादा होता है। इसके पीछे 2 कारण है, एक तो स्टैट्स का पोर्शन है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरा जो है वो करंट अफेयर्स, क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन मैं मान के चलता हूँ कि लगभग सब लोग लिख लेते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बार या अगली बार से जो भी दे रहे हैं प्लीज़ डू नॉट रिलाई कि केवल पटना कलम पेंटिंग या मौर्य कला या पाल कला इस तरह की चीज़ों को, या जो मेनली मूवमेंट्स आप पढ़ते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बिहार, इस तरह की चीज़ों को, तो इस पर केवल रिलाई ना करके आप ब्रॉडर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं, जैसे 67th में भी आपने देखा होगा गांधी जी पे जो क्वेश्चन पूछा गया, या नेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उस तरह के टॉपिक्स को भी आपको तैयार करना चाहिए और उस पर उत्तर भी लिखना चाहिए। देखिए जब आप एस्से लिखेंगे, मैं एक और बात बताना भूल गया, तो सेम ही एस्से को आप 2-3 बार लिखिए। इसका मतलब क्या है, इससे फायदा आपको ये होगा ना कि आप देख पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि कौन वाला एस्से आपका ठीक हो रहा है। एक तरफ आप थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश कीजिएगा और एक तरफ थोड़ा सा लेस इमोशनल या कहें थोड़ा सा रैशनल टच देने की कोशिश कीजिएगा। एस्से में मेरा मानना है कि इमोशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जीएस का पेपर लिखते हैं तो उसमें इमोशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि इमोशन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एस्से में जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता संघर्ष पे कुछ लिख रहे हैं, तो जब आप उसमें लिखते हैं कि कितनी माताओं के कोख उजड़ गए, कितनी सुहागिनों का सुहाग छिन गया, तो ये क्या होता है ना कि हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पे, तो गूज बम्प्स वाली स्थिति होती है। तो ये वाला एंगल एस्से में थोड़ा सा काम करता है, बट इस तरह का लाइन मुझे नहीं लगता है कि आपको जीएस पेपर में यूज करना चाहिए, या ऑप्शनल में तो खैर अब एमसीक्यू हो गया है, तो आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ऐसे तैयार करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड पोर्शन पे मैं रखूंगा GS2, द रीजन बीइंग कि मार्क्स का वेरिएशन एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में काफ़ी कम है, तो यही कारण है कि आप इसको एंड में प्रिपेयर करेंगे। और इसमें भी अगर मुझे प्रायोरिटी देना हो तो आई वुड प्रायोरिटाइज उल्टा ऑर्डर में, जैसे कि सिलेबस में दिया है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को पहले रखूंगा मैं, देन जो इको एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, बेसिकली इको ही पूछता है, इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड पे मैं आऊँगा पॉलिटी वाले सेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों से नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्कोप है और यहाँ थोड़ा सा स्कोप है, यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे लोग लिख देते हैं।
तो नाउ एक और बात रही बात हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि इसके लिए क्या करें। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है आप उसको बनाइए, और अगर आपके पास और भी समय है तो यूपीएससी का 2009 के पहले का अगर आपको पेपर प्रीलिम्स का मिलता है तो उस समय ना 300 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर का प्रीलिम्स होता था और इसके मार्क्स जुड़ते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, मतलब फाइनल मेरिट बनाने में नहीं, मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालने में। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब तक आपने जो नोट्स बनाया होगा ना, तो उस नोट्स में से फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जो वे फॉरवर्ड टाइप की चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, राइट। तो ये हो जाता है। और बाकी हिंदी के लिए आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स लाना है, तो वो बहुत बड़ा हेडेक है नहीं। बस मेरा ये कहना है ना कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। राइटिंग जो है ना, आंसर राइटिंग, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कई लोग पूछते रहते हैं कि आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करें, किससे चेक कराएं। आप कितने, ये जो लोग सवाल पूछते हैं, मतलब इन पर्सन में जिससे भी मिलता हूँ मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि आपने अब तक कितने उत्तर लिखे हैं, ऑनेस्टली बताना। तो बोलते हैं कि नहीं अभी तक लिखा नहीं क्योंकि कोई चेक करने वाला मिलता नहीं है। मतलब ये वो वाली बात हो गई। कम से कम मैं सही बता रहा हूँ, इन पर्सन मैं जितने लोगों से मिला हूँ और जो लोग कहते हैं कि क्या आप मेरा उत्तर चेक कर देंगे, मैं एक कंडीशन रखता हूं कि आप एक उत्तर नहीं चेक करूंगा मैं, आप मुझे 10 उत्तर लिखिए और मुझे दीजिए। और ऐसा एक भी स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं कि एक भी स्टूडेंट, जो लोग मतलब जिनसे मैंने ये बातें कही है वो लोग भी यहां सब्सक्राइबर हैं, मैं उनके सामने भी ये बात कहता हूं कि नन ऑफ देम, किसी ने भी ऐसा उत्तर नहीं लिखा है कि हाँ 10 उत्तर लिख दिया हो। और फिर क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों कह पाता हूं, ऐसा इसलिए कह पाता हूं क्योंकि हमारे अंदर ना उत्तर लिखने से हम डरते हैं। बट क्या है ना, ये इनर्सिया है। शुरुआत में अगर आपने शुरुआत कर दी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। एक उत्तर, दो उत्तर शुरू में आप लिखेंगे, बहुत गंदा लिखेंगे, और फिर जब आपको लगता है कि यार इमेज बना हुआ है मेरा इनके सामने, अगर मैं बहुत गंदा उत्तर लिख दूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो इमेज बनाने के चक्कर में, मेरे सामने इमेज क्या बिगड़ेगा आपका, अगर जिस दिन आप पेपर में जाएंगे आपका उस दिन अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ऑफ कोर्स टीचर के पास जाएगा ना, टीचर तो काफ़ी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, टीचर के पास तो बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी कॉपीज उन्होंने देखी है, तो वो एक सेकंड में पहचान जाएंगे कि आपने उत्तर लेखन का अभ्यास किया है या नहीं किया है। तो माय सिंसियर एडवाइस कि अगर आपके पास कोई नहीं भी है आप फिर भी लिखिए। मैं अक्सर एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। अक्सर उन लोगों से मिलता हूँ कि मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है। मैं पूछता हूँ रोज कितने किलोमीटर दौड़ते हो, आंसर आता है मैं दौड़ता है। दौड़ना तो छोड़ो, वो लोग वॉक पे नहीं जाते हैं। मतलब सोचो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कह रहे हैं कि हाँ मोटापा है मोटापा है, और कितना किलोमीटर दौड़ते हो, तो दौड़ना छोड़ो चलते तक नहीं है पैदल। तो ये स्थिति बिल्कुल आंसर राइटिंग के भी सेंस में है। आप उस जो इनिशियल हेजिटेशन है उसको ब्रेक कीजिए और उत्तर लिखिए, तभी जाकर के आप फाइनल सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, मैं कहूंगा कि देखिए प्रीलिम्स के लिए अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका स्कोर एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप 80 से कम हैं, तो मान के चलिए ना कि आपका स्कोर खराब है, इसमें क्या शर्म की बात है, ठीक है। 80 से मान लेते हैं कि आपका स्कोर कम है, या इनफैक्ट आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो हम उसे कम ही कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको 2 कॉलम बनाना चाहिए, एक तरफ मेंस का क्योंकि ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, और दूसरी तरफ प्रीलिम्स का। अभी मतलब कि अप्रैल अभी चल रहा है, मई एंड जून, यहां पे आप 60 to 70% ऑफ द टाइम डिवोट करें, और यहां पे आप करें 30 to 40% टाइम इन्हीं मंथ्स में, ठीक है, ये महीने में। उसके बाद जब आपका मंथ चेंज होता है तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसमें आपको थोड़ा अलग रणनीति से चलना होगा। जुलाई में मेरा मानना है कि मेंस को आप
उलट दीजिए, 30 to 40 कर दीजिए, 40 चलिए ले लेते हैं, और प्री को 60% कीजिए। और ये जो 2 महीना होना चाहिए ये 100% प्रीलिम्स का होना चाहिए। नाउ अब आप पूछेंगे कि प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ें क्या, कहाँ से करें, इस पे हमने कितनी बार बात किया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उनसे देखिए, ठीक है। और थोड़ा और नज़दीक आएगा, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत महसूस होगी हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। धन्यवाद।